राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। केरल की एक अदालत ने भ्रामक विज्ञापनों के मामले में योग चिकित्सक बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और दिव्य फार्मेसी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। भारतीय सशस्त्र बलों ने 16 से 19 जनवरी तक आयोजित एक उच्च तीव्रता वाले संयुक्त अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न किया। दिल्ली की चुनावी सियासत रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के इर्द गिर्द घूमती दिख रही है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आप रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को संरक्षण देती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आसमान में मौसम सुहावना बना हुआ है। दिल्ली में धूप निकली हुई है, जिससे मौसम अच्छा है। ओडिशा की सीमा के पास छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में एक बाघ अभयारण्य के अंदर सुरक्षा बलों के साथ शुरू हुई मुठभेड़ में कम से कम 12 संदिग्ध माओवादी मारे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक ताजा हमले में कांग्रेस ने दोहराया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मणिपुर की आउटसोर्सिंग करना प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी का त्याग है। भाजपा ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए दूसरा चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। ओडिशा के 7 राज्य की सीमा पर गरियाबंद जिले में छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ मुठभेड़ में कम से कम 14 माओवादी मारे गए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आप नेता ऋतुराज झा द्वारा कथित तौर पर पुरी के खिलाफ रोहिंग्या घुसपैठियों को पुरी के रिश्तेदार बताने वाले विवादास्पद बयान के बाद आम आदमी पार्टी राजनीति के निचले स्तर पर गिर गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर उनकी आर्थिक नीतियों को लेकर निशाना साधा। मोतीनगर थाना पुलिस टीम ने एक गिरोह की 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जो अकेली महिलाओं को निशाना बनाकर उनके साथ लूटपाट और विरोध करने पर शारीरिक हमला करती थी। डीसीपी पश्चिम जिला विचित्रवीर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 17 जनवरी 2024 को मोतीनगर क्षेत्र में महिला एसआई किरण और हेड कांस्टेबल हैप्पी गश्त पर थे। गश्त की प्रक्रिया इंस्पेक्टर वरुण दलाल और एसीपी विजय सिंह के मार्गदर्शन में निर्धारित की गई थी। शाम करीब 7:40 पर जखीरा बस स्टैंड के पास मुख्य नजफगढ़ रोड पर लूटपाट और हमले की सूचना मिली। पुलिस टीम तुरंत जखीरा पुलिस बूथ पहुंची, जहां एक महिला पीड़ित ने बताया कि 4 महिलाओं ने उसका पर्स और मोबाइल छीनने की कोशिश की। जब उसने विरोध किया तो इन महिलाओं ने उस पर हमला कर दिया। हालांकि लूटपाट में असफल रही, लेकिन इस दौरान पीड़िता को चोट आई। महिला एसआई किरण ने तुरंत शिकायत दर्ज कर जांच के दौरान पुलिस टीम ने घटनास्थल पर निरीक्षण किया, सीसीटीवी फुटेज खंगाली और मैनुअल जानकारी जुटाई। पीड़िता की पहचान के आधार पर चारों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पता चला कि गिरोह का तरीका यह था कि वह अकेली महिलाओं को निशाना बनाती थी, उनके रास्ते में रुकावट डालती थी, उनके पास और उनका सामान छीनने की कोशिश करती थी। अगर पीड़िता विरोध करती तो ये महिलाएं शारीरिक हमला कर देती थी। इस तरह ये महिलाएं पीड़िताओं को डराकर लूटपाट करती थी और कई बार उन्हें घायल भी कर देती थी। गिरफ्तार महिलाओं ने स्वीकार किया कि वे पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुकी हैं, लेकिन उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला क्योंकि वे पहले कभी पकड़ी नहीं गई थी। गिरफ्तार महिलाओं की पहचान इस प्रकार है: रेशमा उम्र 35 वर्ष, पत्नी धर्मा; जानवी उम्र 19 वर्ष, पुत्री बिरजू; कोमल उम्र 19 वर्ष, पुत्री करण; और निशा उम्र 30 वर्ष, पत्नी यशवंत। सभी फरीदापुरी शौचालय के पास की निवासी हैं। मोतीनगर थाना पुलिस द्वारा मामले की जांच और कार्रवाई जारी है। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में अधिकतम मतदाता भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम जिला पुलिस ने व्यापक स्वीप जागरूकता अभियान आयोजित किया। यह अभियान 20 जनवरी 2025 को खेयाला, विकासपुरी और तिलक नगर क्षेत्रों में चलाया गया। विचित्रवीर आईपीएस पुलिस उपायुक्त पश्चिम जिला के अनुसार कार्यक्रम का उद्देश्य जनता को मतदान के महत्व के बारे में शिक्षित करना और उन्हें चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करना था। प्रसिद्ध अस्मिता थिएटर ग्रुप ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए, जिसमें मतदाता अधिकार, चुनाव प्रक्रिया और लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान की अहमियत पर प्रकाश डाला गया। दिल्ली पुलिस द्वारा एक सेल्फी पॉइंट भी स्थापित किया गया, जिससे लोग इस अभियान से भावनात्मक रूप से जुड़ सके। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और आगामी चुनाव में मतदान के लिए प्रेरित करना था। यह कार्यक्रम बेहद सफल रहा, जिसमें स्थानीय निवासियों ने उत्सुकता पूर्वक भाग लिया और चुनावी जागरूकता और भागीदारी के महत्व को समझा। इस अभियान ने सामुदायिक एकता को प्रोत्साहित किया और निवासियों को आगामी चुनाव में
सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। स्वर्गीय मदन लाल खुराना की धर्मपत्नी श्रीमती राज खुराना एवं बड़ी बहू वंदना खुराना महिला कार्यकर्ताओं के साथ कीर्तिनगर क्षेत्र में मोती नगर से भाजपा प्रत्याशी हरीश खुराना को रिकॉर्ड मतों से विजय बनाने के लिए जनसंपर्क कर अपार जन समर्थन जुटा रहे हैं। हरीश खुराना भी अपनी पत्नी डिंपल खुराना के साथ रमेश नगर, मोती नगर, करमपुरा सहित संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर आप विधायक के 10 वर्षों की नाकामी पर जोरदार जहां प्रहार कर रहे हैं, वहीं मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में लाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, जिसमें उन्हें काफी सफलता मिलती नजर आ रही है। हरीश खुराना के पक्ष में सभी पुराने व नए भाजपा कार्यकर्ता निकलकर बाहर आ गए हैं और जिस गुटबाजी की बात की जा रही थी वह समाप्त होती दिखी है। यहाँ तक कि निगम चुनाव में भाजपा से बगावत कर चुनाव में खड़े जिन पूर्व निगम पार्षद राजकुमार खुराना को भाजपा प्रदेश नेतृत्व ने 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया था, सोमवार को उनकी पुनः घर वापसी करा दी गई है। रमेश नगर, मोती नगर के बाद कीर्तिनगर में भी कीर्तिनगर टिम्बर एंड फर्नीचर मार्केट व्यापार द्वारा भी भाजपा प्रत्याशी हरीश खुराना के समर्थन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी बैठक में भाजपा प्रत्याशी को पूर्ण समर्थन के साथ भारी मतों से विजय बनाने का आश्वासन दिया गया ताकि इस क्षेत्र की तकदीर बदली जा सके। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र को लेकर निशाना साधा और इस घोषणा पत्र को देश के लिए खतरनाक बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी सत्ता में आने पर सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा बंद करने और मोहल्ला क्लिनिक समेत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं को खत्म करने की योजना बना रही है। पत्र दिल्ली के लिए ही नहीं, देश के लिए बेहद खतरनाक है। मुझे खुशी है कि इन लोगों ने ईमानदारी से कबूल कर लिया है कि इनकी असली नीयत और असली मंशा क्या है। कोई भी अगर इन संकल्प पत्र को पढ़ेगा तो उसका खून खौल उठेगा। उन्होंने 4 दिन पहले जो हम बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली में हम लोगों ने शिक्षा मुफ्त कर दी, एक एक गरीब के बच्चे के लिए 18 लाख बच्चों के लिए शानदार शिक्षा का इंतजाम किया। अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त शिक्षा बंद कर देंगे। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त इलाज बंद कर देंगे, अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त बिजली बंद कर देंगे। अगर इन्होंने पहला संकल्प पत्र 4 दिन पहले जारी किया, उसमें इन्होंने साफ साफ लिखा कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे। तो दिल्ली के लोगों को जो फ्री इलाज मिल रहा है, वो फ्री इलाज दिल्ली के लोगों का आज जो दिल्ली के लोगों को मिल रहा है दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक अस्पतालों में, वो बंद कर दिया जाएगा। इन्होंने साफ साफ अपने संकल्प पत्र में घोषणा कर दी है और आज का इनका ये संकल्प पत्र है। इस संकल्प पत्र में ये लिख रहे हैं कि दिल्ली के स्कूलों में मिलने वाली फ्री शिक्षा को बंद कर दिया जाएगा। इसमें लिखा है सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। स्कूलों में तो सबको मुफ्त शिक्षा मिल रही है, जरूरतमंदों को थोड़ी मिल रही है, सबको ही मिल रही है। तो इसका मतलब ये सबको अब मुफ्त शिक्षा बंद करके जरूरतमंदों को देंगे। इसका मतलब लोग इनके नेताओं के घर के चक्कर काटेंगे कि मेरा भी मुफ्त करा दो जी, मेरा भी मुफ्त करा दो जी। आज दिल्ली के 18 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सबकी शिक्षा मुफ्त है। आज इन्होंने घोषणा कर दी कि दिल्ली में मुफ्त शिक्षा बंद कर दी जाएगी। परसों इन्होंने घोषणा की थी दिल्ली में मुफ्त इलाज बंद कर दिया जाएगा। मैं दिल्ली के लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, ये बहुत खतरनाक पार्टी है। गलती से भी इनको वो मत दे देना, आपके घर का बजट ऐसा गड़बड़ाएगा कि आप दिल्ली में रहने लायक नहीं बचोगे। एक बच्चे की आज प्राइवेट में इलाज करा, प्राइवेट में पढ़ा लो, 5,000 रुपए महीने का खर्चा एक बच्चे का तो आ जाता है। 2 बच्चे अगर आपके हैं तो 10,000 रुपए महीने का खर्चा आपका बढ़ जाएगा सीधा। आज आपका सरकारी स्कूल में बच्चे 2 पढ़ रहे हैं, अच्छी शानदार शिक्षा मिल रही है, उनको 10,000 रुपए आपको हर महीने तो बच्चों की फीस पे खर्च करना पड़ेगा। मोहल्ला क्लिनिक में जाके आप इलाज कराते हो, एक डॉक्टर की फीस ही कम से कम प्राइवेट डॉक्टर के पास चले जाओ 600 रुपए 700 रुपए कहीं नहीं रखे। फिर वो 2-4 दवाइयां लिखता है, 2-4 टेस्ट लिखता है। एक डॉक्टर की विजिट सिंपल खांसी जुकाम हो 2,000 रुपए लग जाते हैं। अगर मोहल्ला क्लिनिक और अस्पतालों में फ्री इलाज बंद कर दिया गया, कम से कम 5-7 हजार रुपए तो महीने का आपका ये खर्चा। 15,000 रुपए तो ये खुद मान रहे हैं कि हम बंद कर देंगे, आपके 15,000 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। खतरनाक मंसूबों को दिल्ली की जनता के सामने कबूल किया है, अब कुछ और कहने लायक बचा नहीं है। तो केजी से 12वीं तक भी तो पैसे लगेंगे ना, केजी से पीजी के बीच में केजी से 12वीं तो आती है ना। उनकी मंशा साबित हो गई कि नहीं हुई? करवा लें, सारी जांच करा लें, इतनी जांचें तो करा ली। और उनको केवल ये फर्जी जांच ही कराने, मेरे को गाली दिला लो इनसे, मेरी जांचें करा लो और जांच करा लो और जांच करा लो।
बस जांच कराएंगे। तो दिल्ली की जनता तय कर ले कि केजरीवाल की जांच पे वोट देना है कि उनकी सुविधाओं पे वोट देना। वो उस पे जवाब दे दिया, इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। कल मेरे से मैंने ये कह दिया कि जो सोने का हिरन था वो रावण सोने का हिरन बन के आया था और सीता मैया उस सोने के हिरन के ऊपर वो हो गया। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया? पूरी भारतीय जनता पार्टी राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को और गरीब तबके को खासकर चेताना चाहता हूं कि अगर ये आ गए तो ये राक्षसों की तरह निगल जाएंगे आप लोगों को। ब्रेक का हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. Shreya Furnishing wishes you a very happy new year. Our company is the biggest wholesale showroom in India with the finest fabric catering to all segments of the market. Visit our shop 1/88 WHS Timber Market, Kirtinagar, New Delhi. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। जब हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं तो विकसित दिल्ली की एक अहम भूमिका है और विकसित दिल्ली संकल्प पत्र 2025 जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने जिसका आप सबके सामने पहले अपनी बात रखी, आज उसके दूसरे भाग में मैं आप सबके सामने आया हूं। साथियों, जो हमारे संकल्प हैं वो दिल्ली को विकसित बनाने के हैं और संकल्प से सिद्धि की ये यात्रा जब अगले 5 वर्षों में पूरी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकारें रही, जन कल्याण उनकी प्राथमिकता रही, केंद्र बिंदु रहा। और हमने केंद्र सरकार में भी देखिए राज्यों के सहयोग से नागरिकों की समस्याओं का जहां समाधान किया, वहीं पर उनको सुविधाएं भी दी। सबसे बड़ी आपदा, दिल्ली वाली आपदा तो है ही, 11 साल से है, लेकिन देश ने आपदा देखी जब कोविड पैंडेमिक का है। उस आपदा के समय भी नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से नेतृत्व दिया, जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आए, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया, मुफ्त में इंजेक्शन लगाया, कोविड की समस्या से बाहर निकाला, वो तो एक था ही। उसके अलावा भी जन कल्याणकारी बहुत सारी योजनाएं आई। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो 60 साल से कांग्रेस नहीं कर पाई वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, भाजपा ने किया। केन बेतवा नदियों को जोड़ने के लिए और उस पर जल विद्युत परियोजना लगाने के लिए 44,605 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मंजूर किया था। आज वो शानदार कार्यक्रम चल रहा है। हमने जल जीवन मिशन भी चलाया। पहाड़ों में 17,000 फीट हाइट पे भी नल से स्वच्छ जल आता है। यहाँ नलकों से गंदा पानी आता है दिल्ली में। आयुष्मान भारत वो यहाँ पे लागू नहीं किया, जो 5 लाख रुपए का इलाज देश के 60 करोड़ लोगों को मिलता है, यहाँ लागू नहीं किया। राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं को, हमारी सरकार बनेगी और हम दिल्ली में स्वास्थ्य हो, यातायात हो, बिजली हो, पानी हो, परिवहन हो आदि से जुड़ी जितनी समस्याएं हैं उनका हल करेंगे। दिल्ली को बेहतर या दिल्ली वालों को बेहतर कल और बेहतर आज देने का प्रयास करेंगे। पड़ोसी राज्यों हो, एमसीडी हो, एनडीएमसी हो, केंद्र सरकार के सहयोग से प्रभावी जो हम यहाँ समाधान करेंगे। हम इनकी तरह बहाने नहीं लगाएंगे कि केंद्र ने नहीं किया। केंद्र में भी मोदी सरकार, दिल्ली में मोदी सरकार, यहाँ की भलाई करके दिखाएंगे। जयपुर में नवीकरणीय ऊर्जा पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं और भविष्य की योजनाओं का खाका प्रस्तुत किया है। उनका कहना था कि राजस्थान को नवीकरणीय ऊर्जा में देश का अग्रणी राज्य बनाना सरकार का लक्ष्य है, जिससे प्रदेश ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल कर सके। और ये मंथन ऐसे समय में हो रहा है, एक तरफ तो प्रयागराज में कुंभ चल रहा है और यहाँ नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर के समीक्षा बैठक, रीजनल वर्कशॉप का कार्यक्रम चल रहा है। और ये इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये देश की बहुत आवश्यक और आज की जरूरत के हिसाब से ऊर्जा के क्षेत्र में हम कितना काम कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में इसकी आवश्यकता भी बढ़ने वाली है और इसका काम भी बढ़ने वाला है। आइए अनिल जी, साहब बुरा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। अनिल विज जी हमारे हरियाणा के हमारे मंत्री हैं, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। तो ऐसे समय पर हो रहा है कि इसमें हम मंथन करते हुए हमें ऊर्जा के क्षेत्र में हर राज्य कैसे निर्भर हो सकता है, इसलिए मैं
सभी हमारे राज्यों के पधारे मंत्रीगण, भारत सरकार में विभिन्न राज्यों के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, उन सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज इस रीजनल वर्कशॉप में आप सभी के साथ अक्षय ऊर्जा के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। निश्चित रूप से मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है कि राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी आवश्यकता तो पूरा करेगा ही, लेकिन आने वाले समय में राजस्थान पूरे देश को ऊर्जा के क्षेत्र में काम करेगा और पूरे देश के लिए ऊर्जा देगा। क्योंकि हमारे पास जिस तरह से अभी हमारा राइजिंग राजस्थान हुआ, राइजिंग राजस्थान में हमारा 35 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा 26 लाख करोड़ रुपए के हमारे बिजली ऊर्जा के क्षेत्र में हुए हैं। हम समझ सकते हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में जिस तरह से आपने अपने विचार, गणमान्य व्यक्तियों ने विचार रखे हैं, आदान प्रदान के लिए एक विशेष अवसर मिला है। ऊर्जा किसी भी देश के विकास का मूल आधार है। ऊर्जा उपलब्धता औद्योगिक विकास, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक कल्याण का मार्ग प्रस्तुत करती है। इसके बिना किसी भी आधुनिक समाज की कल्पना आज के संदर्भ में अधूरी है। ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें ऊर्जा के दक्ष उपयोग, नवीकरणीय स्रोतों को अपनाने और नई ऊर्जा नीतियों को विकसित करने की आवश्यकता है। हमें गर्व है और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने ऊर्जा क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऊर्जा सबके लिए का सपना साकार हो रहा है। सौभाग्य योजना ने देश के दूरस्थ गांवों तक बिजली पहुंचाने का कार्य किया है। साथ ही देश में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास जैसे नवीकरणीय स्रोतों से में निवेश का एक विस्तार हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने COP26 कॉन्फ्रेंस में जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए पंचामृत घोषणा के माध्यम से भारत को 2030 तक 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने एवं 2030 तक नवकरणीय ऊर्जा से अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य किए जाने का लक्ष्य भी रखा है। इस विकास यात्रा में राजस्थान का विशेष योगदान देने जा रहा है। राजस्थान को सूर्य की प्रचुरता का वरदान मिला हुआ है, जो इसे सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी बनाता है। राज्य में विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्क भडला सोलर पार्क की स्थापना हुई है, जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए ऊर्जा क्षेत्र में प्रेरणा है। राज्य में देश के सर्वश्रेष्ठ अक्षय ऊर्जा संसाधन एवं भूमि की उपलब्धता, जिससे देश के 20% लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। इन्हीं कारणों से राजस्थान अक्षय ऊर्जा में बड़ी भूमिका निभाएगा। राजस्थान राज्य विकसित राजस्थान 2037 का संकल्प लिया है, जिसमें अक्षय ऊर्जा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। हमारी सरकार ने राजस्थान स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 जारी की है, जिसमें वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उज्जैन में अमर शहीद हेमू कलानी जी के बलिदान दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों से संवाद किया और हेमू कलानी जी के अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी वीरता की कहानियां सदैव हमें राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करेंगी। अमर शहीद हेमू कलानी जी का बलिदान दिवस 21 जनवरी, कितने साल हो गए पता नहीं, लेकिन हर साल अगर कहीं भी हूँ मेरा बस चलेगा। अभी तक तो परमात्मा ने ध्यान दिया कि इसका आने का मौका कभी टूटा नहीं, जब भी ये क्रम बना। और ये बात भी सही है कि आजादी के पहले ऐसे महान बलिदानियों के भरोसे से हमारा 1000 साल का लगभग गुलामी का काल टूटा। और उसमें भी खास बात, अपने अपने स्तर पर पूरे देश के अंदर ऐसे ज्ञात अज्ञात अनाम हजारों बलिदानियों का और बलिदान का क्रम भी न केवल 20वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, हर शताब्दी अलग अलग प्रकार से मिला। लेकिन हमारे जो आक्रांता है वो थोड़े चालाक थे, उनने अपनी इन सारी बातों पे पर्दा डाला। पर्दा डाल के वो मूल बातों को दबा के ले गए, छिपा के ले गए। आज ही समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, ब्रिटेन के अंदर उनके संपत्ति का जो सर्वे आया वो हमारे देश से लूट के ले जाने का 58% इंग्लैंड में आज धन जो है वो भारत से लूटा हुआ। ये जो एक सर्वे बता रहा है, ऐसे कई सारे यूरोप के देश अलग अलग
कारण से भारत को लूट के ले गए, लेकिन इन अमर बलिदानियों ने अपनी बलिदान, अपनी शहादत देते हुए हमारे लिए न केवल गर्व से सिर ऊंचा करने का मौका दिया, बल्कि हमारे उस गौरवशाली परंपरा को भी सामने रखा कि जरूरत पड़ने पे भारत के लोग अपना सर्वस्व अर्पित करते हुए अपनी मूल स्वाधीनता की लड़ाई को लगातार लड़ते हैं। लेकिन इसके बीच कई सारे अलग अलग प्रकार के हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने बलिदान दिया या स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी, महाराज शिवाजी हो, महाराणा प्रताप हो, लंबी परंपरा है, बाजीराव पेशवा हो, सिंधिया जी हो, होलकर साम्राज्य हो, सबके माध्यम से, क्योंकि हम जाने अनजाने अपने बीच में से ये 200-250 साल पहले महाराज शिवाजी ने जो सपना देखा और ये मालवा से लेकर महाराष्ट्र तक का पूरा भूभाग और गुजरात का भी भूभाग जो मुक्त करा लिया, तो 47 के समय तक अपने देश के हिस्से में तो हमको अपने सभी देवस्थान, महाकाल का मंदिर 250 साल पहले हमारे यहाँ बना, तो हमें इस बात का गर्व है। लेकिन एक एक अब ऐसे स्थान जिनसे कोई गौरवशाली अतीत जुड़ा है, उसको सबके सामने लाने की जरूरत भी है। जैसे कालानी जी का बलिदान जहां हुआ है, लेकिन उनका पुण्य स्मरण करने में हमें इस स्थान को नहीं भूलना है, इसलिए मैं हर हालत में यहाँ आया हूँ। ऐसे गौरवशाली और स्थान है, जैसे एक स्थान गोपाल मंदिर में, गोपाल मंदिर में बाईजा महारानी ने, दौलत राव सिंधिया जी की हमारी अपनी महारानी बाईजा बाई ने गोपाल मंदिर बनवाया, और गोपाल मंदिर बनाने के बाद गोपाल मंदिर के गर्भगृह के ऊपर तो दरवाजा लगाया चांदी और पन्ने का। वो दरवाजा जो मोहम्मद गजनवी 1000 साल पहले लूट के ले गया, उस दरवाजे के समय हमारे लोग कमजोर होंगे, वो ताकतवर थे, ले गए, कोई बात। लेकिन जब सिंधिया वंश के लोग ताकतवर हुए, राणोजी सिंधिया, महाजी सिंधिया गए और दमदारी से अफगानिस्तान से आगे गजनी से वो दरवाजा छीन के लाए और दरवाजा यहाँ लगाए गौरवशाली से हमारे बीच लामी का काल था, ले गए। लेकिन जब हमने अपनी हिम्मत बहादुरी से वापस, वो आनंद हमको आना चाहिए, और इसलिए हम तो और सौभाग्यशाली जब 250 साल पहले न केवल गोपाल मंदिर के गर्भगृह पे वो लगा है, बल्कि उससे बढ़कर के महाकाल मंदिर तत्कालीन समय में मुगल सत्ता थी दिल्ली में, लेकिन मुगल सत्ता के बाद भी मुगल सत्ता को चुनौती देता हुआ महाकाल मंदिर का 3 स्तर का ये वर्तमान का मंदिर, बाबा महाकाल महाराज की, आज वो हमको उस समय चुनौती देता दिखाई दिया कि यहाँ के बहादुर लोग काल के प्रवाह में होने वाली घटना का अपने ढंग से समयोचित तरीके से हमारे उस भगवान के मंदिर के आराधना स्थल को पुनर्स्थापित करा, और न केवल उनको बल्कि हमारे स्कंद पुराण के अवंती खंड के हिसाब से एक एक अध्याय में उल्लेखित एक एक मंदिर को काल भैरव, चिंतामन, बड़ा गणपति महाराज। दिल्ली कैंट में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैडेटों को संबोधित करते हुए उनके नेतृत्व, अनुशासन और देशभक्ति की सराहना की। उन्होंने कहा कि एनसीसी से मिले गुण के जरिए कैडेट राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि भारत की उपलब्धियों में युवाओं की कड़ी मेहनत अहम रही है। उन्होंने एनसीसी कैडेटों में एकता और जोश को देखा और कहा कि भारत जल्द ही एक विकसित राष्ट्र बनेगा। और आज नेशनल कैडेट कोर द्वारा आयोजित रिपब्लिक डे कैंप में आप सभी कैडेट्स, या मैं कहूँ हमारे देश के ब्राइट फ्यूचर के बीच उपस्थित होकर सचमुच मुझे बेहद खुशी है। और हमारे कैडेट्स के बीच में आना मेरे लिए स्वाभाविक रूप से बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी यह कार्यक्रम होने वाला होता है तो मुझे पहले से ही उत्सुकता रहती है कि मैं बच्चों के बीच जाऊं और वहां मुझे उनके परफॉर्मेंस को देखने का अवसर मिलेगा। इसके पहले भी मैंने परफॉर्मेंस देखे हैं बच्चों के, बहुत ही अच्छे रहे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ईयर बाय ईयर यह इंप्रूव करता जा रहा है। मैं प्री कैडेट से कहना चाहूंगा कि अपनी पॉलिटिकल जर्नी शुरू करने से पहले मैं भी एक एनसीसी कैडेट था, एक स्टूडेंट भी था, कैडेट भी था और एक फिजिक्स का टीचर भी था। इसलिए जब भी मैं नेशनल कैडेट कोर के किसी इवेंट में जाने और कैडेट से मिलने का अवसर मिलता है तो मेरे अंदर का पुराना शिक्षक और कैडेट ये दोनों जाग उठते हैं। आपके बीच आना मुझे स्वाभाविक रूप से बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे प्रिय कैडेट, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देता हूं। जिस तरह का परफॉर्मेंस आप सबने यहाँ पर दिया यह वाकई तारीफ के काबिल है, चाहे वह बैंड डिस्प्ले हो या फिर अभी जो कल्चरल परफॉर्मेंस बच्चों ने प्रस्तुत किया है। ये सारी चीजें आप सबके अंदर छिपी हुई अनेक संभावनाओं को दर्शाती हैं। आपके अंदर कितना टैलेंट है, आप देश को कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं,
इसका आकलन, इसका असेसमेंट सहज रूप से कोई कर सकता है। और साथियों, जब भी एनसीसी ने अपने कैडेट से मैं मिलता हूं तो उनमें मुझे सिर्फ एक कैडेट ही नहीं दिखाई देता, बल्कि आप सभी के अंदर मुझे भारत का प्रतिबिंब दिखाई देता है, भारत की इमेज दिखाई देती है। एक ऐसा भारत जिसके शरीर अनेक हैं लेकिन आत्मा एक है, जिसकी ब्रांचेज अनेक हैं पर रूट एक है, जिसकी किरणें, रेज अनेक हैं पर ज्योति एक है। कहने के लिए तो आप लोग भारत देश के अलग अलग डायरेक्टरेट से यहां पर आए हुए हैं, पर उन सभी डायरेक्टर्स के बहाने मैं आप सब में अनेक क्षेत्र, अनेक भाषाएं, अनेक संस्कृतियां और अनेक रीति रिवाज और उनके बीच एकता में प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहा हूं। आपके अंदर जो ऊर्जा और जोश का समावेश है उसमें मुझे साफ दिखता है कि एक राष्ट्र के रूप में हमारा भविष्य बहुत ही उज्जवल है और आगे भी रहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, मैं पिछले कई वर्षों से राजनीतिक जीवन में हूं और लगभग हर दिन सैकड़ों लोगों से मिलना होता है, उनसे बातचीत करने का भी अवसर मिलता है, उन लोगों को जानने का भी अवसर मिलता है। सबके अंदर अपनी अपनी कुछ खूबियां होती हैं, उन खूबियों को देखने का, उसको एसेस करने का भी मुझे अवसर मिलता है। लेकिन एक चीज पर मैंने ध्यान दिया है कि आप सभी एनसीसी कैडेट्स के अंदर अलग अलग ही प्रकार की वैल्यूज हमको देखने को मिलती हैं, जो वैल्यूज किसी भी इंसान को हासिल करने में जिंदगी का एक लंबा अरसा गुजर जाता है, वो वैल्यूज एनसीसी में आकर आपके भीतर महज कुछ ही समय में आ जाते हैं। यह मैंने अनुभव किया है। आप एनसीसी में अपनी सेवा के दौरान न सिर्फ डिसिप्लिन ही होते हैं, बल्कि आप देश और समाज की सेवा करना सीखते हैं। आपके अंदर एक स्पार्क होता है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है, आपके अंदर देश सेवा का एक जज्बा होता है, आपके अंदर कुछ कर गुजरने की एक स्ट्रांग विल पावर होती है। ये सारे वैल्यूज किसी भी इंसान को जिंदगी में कुछ करने के लिए ये बहुत ही आवश्यक होते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। लीडरशिप एक ऐसा गुण है जो आप एनसीसी की ट्रेनिंग के दौरान सीखते हैं। और ये लीडरशिप क्या है? क्या यह कुछ लोगों पर कमांड करने के बारे में है, उन्हें ऑर्डर देकर उनसे काम कराने के बारे में है, या वाकई में यह कुछ लोगों या सोसाइटी को हॉलिस्टिक तरीके से लीड करने के बारे में है? यानी लीडरशिप वह गुण है, वह क्वालिटी है जब आप अपने साथ के लोगों को खुद को पहचानने में मदद करते हैं। गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस खास मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कठिन परिश्रम और समर्पण के साथ दुनिया का सबसे बड़ा संविधान तैयार किया, जिससे भारत को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने संविधान के गौरवशाली इतिहास पर भी प्रकाश डाला और उसके महत्व को उजागर किया। किसी भी संप्रभु संपन्न राष्ट्र के नागरिकों का स्वाभिमान होता है, क्योंकि उसी से उसका सम्मान जुड़ता है। और ये हमारा गौरव है कि जो संविधान उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांध करके 140 करोड़ भारतवासियों के सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। इस संविधान को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरी मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ बना करके दुनिया का सबसे बड़ा संविधान दे करके दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत को स्थापित किया। संवैधानिक मूल्यों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत आज भारत अकेली दुनिया का देश है जो इन मूल्यों की तरह काम कर रहा है, उनका अक्षरशः पालन करते हुए एक सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में इस अभियान को आगे बढ़ा रहा है। दुनिया के अंदर तमाम देशों ने लोकतंत्र अपनाया है, लेकिन वहां दबे कुचले लोगों को वोटिंग राइट बाद में मिली, महिलाओं को ये अधिकार बाद में मिला। लेकिन भारत के अंदर 1950 को जब भारत ने 26 जनवरी के दिन अपना संविधान अंगीकार किया और 1952 में पहला आम चुनाव हुआ, तभी से हर वयस्क मतदाता को, महिला हो पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, मत और मजहब का हो, बिना किसी भेदभाव के हर वयस्क मतदाता को अगर वो भारत का नागरिक है तो उसे सरकार चुनने के लिए अपना मताधिकार का उपयोग करने की पूरी स्वतंत्रता भारत के संविधान ने दी। और इसीलिए कृतज्ञ राष्ट्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक महामानव थे, व्यक्तिगत अपमान सहा, लेकिन राष्ट्र के विकास में अपने व्यक्तिगत राग द्वेष को उन्होंने कभी आड़े नहीं आने दिया, कभी नहीं आने दिया। उन्होंने भेदभाव को सहा, उसके अनुरूप जीवन यापन किया
लेकिन राष्ट्र के विकास में ये भावनाएं कभी आड़े ना आने पाए। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।